गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने किए थे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ पीएच, कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एंड हाउ टू कैलकुलेट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यूजिंग पीएच। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सोल्ट हाइड्रोलिसिस। तो आप हेडिंग डालिए अपनी नोटबुक्स में, सोल्ट हाइड्रोलिसिस। देखो, सोल्ट हाइड्रोलिसिस इज बेसिकली द रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आप सबने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी है, एसिड प्लस बेस गिव सोल्ट एंड वाटर। अब आप रिवर्स रिएक्शन पढ़िए, सोल्ट प्लस वाटर गिव्स एसिड एंड बेस। दिस रिएक्शन इज नोन एज सोल्ट हाइड्रोलिसिस। अब आप देखिए सोल्ट, सोल्ट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोशिएट इनटू आयंस। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग भी बन सकते हैं। आपका सोल्ट ऐसा भी हो सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड बने और वीक बेस, या फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर आपके पास सोल्ट अगर हाइड्रोलाइज करा के दोनों वीक भी बना सकता है। तो सोल्ट जो है, जो हाइड्रोलाइज होगा वो 4 टाइप से होता है, डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। फर्स्ट अगर हम पढ़ें, सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए, अगर आपके पास सोल्ट है NaCl और इसकी हाइड्रोलिसिस अगर हम कराएं तो आपको स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा और स्ट्रॉन्ग एसिड। एज यू ऑल नो, NaCl complete dissociate into ions, water is a weak electrolyte, NaOH complete dissociate into ions, as well as HCl complete dissociate into ions। तो अगर हम किसी ऐसे सोल्ट की हाइड्रोलिसिस कराएं जिससे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिले, तो उसमें आपके कोई भी आयंस नहीं बचते, सिर्फ वाटर के आयंस रहते हैं। आपके सभी आयंस जो हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। ओनली सिंपली ये रिएक्शन क्या होती है, आयनाइजेशन ऑफ वाटर, नॉट इन्वॉल्व्स एनी आयंस ऑफ सोल्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सोल्ट हाइड्रोलिसिस से स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है तो उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही, सिंपली यहाँ पर क्या हो रही है, आयनाइजेशन ऑफ वाटर। फॉर एग्जाम्पल NaCl आपने लिखा है KCl, NaNO3, KNO3। इन सभी सोल्ट की हाइड्रोलिसिस को हम कहेंगे कि सिंपल इसकी हाइड्रोलिसिस से क्या बन रहा है, सिर्फ हाइड्रोलिसिस में वाटर रहेगी, तो नो हाइड्रोलिसिस, न्यूट्रल रहेगा। सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल, नाइदर एसिडिक और नॉट बेसिक, न्यूट्रल सॉल्यूशन रहेगा। अब एक आपके पास सेकंड टाइप है, सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जांपल सोडियम एसीटेट। अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपके पास एसिड बनेगा एसिडिक एसिड, वीक एसिड, और बेस बनेगा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बेस। अब अगर हम इसकी आयनाइजेशन रिएक्शन लिखें तो सोल्ट कंप्लीट आयनाइज होगा, एसिडिक एसिड को एज इट इज लिखेंगे, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो कंप्लीट आयन प्रोड्यूस करेगा इनटू सॉल्यूशन। तो यहाँ से Na प्लस आयन कैंसल आउट हो जाएंगे और आपकी मीडियम में उस सोल्ट की हाइड्रोलिसिस के बाद जो एक्स्ट्रा आयन बचेंगे, एक्सेस ऑफ OH नेगेटिव आयन बचेंगे। देखो इस केस में क्या है, इसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन सेम है। बट ऐसा सोल्ट जो हाइड्रोलिसिस के बाद स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है और वीक एसिड, तो नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस जो है वो एक्सेस में होंगे
पास हो गई फर्स्ट एनायनिक हाइड्रोलिसिस। अब आपके पास थर्ड एक ऐसा सॉल्ट जो हाइड्रोलिसिस के बाद स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस बनाए, तो वो आप देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़े अगर अमोनियम क्लोराइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, strong acid and weak base. Salt complete ionized into solution, weak base बनेगा और strong acid। अगर आपका सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस से स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है तो आपके सॉल्यूशन में एक्सेस में जो आयंस बचेंगे वो कौन से होंगे? H+ आयन। तो ये वाली जो हाइड्रोलिसिस होगी ये आपकी होगी कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। इसको हम कहेंगे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। समझ आ गया सभी को? नेक्स्ट एक और आपके पास फोर्थ टाइप हो सकती है कि सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इसमें दोनों ही वीक होंगे, जैसे अमोनियम एसीटेट की हाइड्रोलिसिस से वीक एसिड और वीक बेस बनेगा। तो इसको हम ना तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस कहेंगे ना ही कैटायनिक। इसमें ऑलमोस्ट दोनों ही वीकली आयनाइज हो रहे हैं, तो ना तो ज्यादा आपके पास कैटायन है ना ही एनायन। ये आपकी एनायनिक या कैटायनिक जो होगी डिपेंडिंग होगी एक्सटेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, कौन किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये डिपेंड करता है। वैसे ऑलमोस्ट ये है कि क्या रहेगा? न्यूट्रल। ये भी कैसी रहेगी? न्यूट्रल। ये कैटायनिक या एनायनिक वो भी डिपेंड होगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, कितना वीक एसिड है और कितना वीक बेस है। तो आपके पास 4 टाइप होती है इसमें सोल्ट की, कि हाइड्रोलिसिस के बाद आपके जो एसिड और बेस बन रहे हैं वो क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स? अब इसी से रिलेटेड अगर आपके पास सोल्ट की हाइड्रोलिसिस के बाद दोनों में से कोई एक वीक बनेगा, तो अगर वीक का केस आएगा तो आपके पास सबसे पहली टर्म आएगी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, कि कितना टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से वो कितना डिसोशिएट हो रहा है, तो कितना वो टोटल मोल्स में से सॉल्ट का कितना हाइड्रोलाइज हो रहा है। कंप्लीट हाइड्रोलाइज वो नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका वीक एसिड बन रहा है उसमें तो वो कंप्लीट हाइड्रोलाइज नहीं होगा। तो वहां पे हमने टॉपिक पढ़ना है, तब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स देखिए। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, जैसे आप वीक एसिड में पढ़ते हो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, वीक बेस में डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। अब सोल्ट की हाइड्रोलिसिस से अगर वीक एसिड या वीक बेस बन रहा है तो वहां पे हम ये टर्म लिखेंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, जिसको सिंपल डिनोट करेंगे KH से। अब आप देखिए मैं जनरल रिएक्शन लिख रही हूं। अगर आपका सोल्ट है BA, A पार्ट कम्स फ्रॉम एसिड, B कम्स फ्रॉम बेस, उसकी हाइड्रोलिसिस कराएं तो आपके पास आयंस बन रहे हैं, एक बन रहा है एसिड HA और बेस बन रहा है BOH। अब इसके लिए अगर एट एनी इंस्टेंट ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो आप इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ बेस, प्रोडक्ट हो गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। अब अमाउंट ऑफ वाटर, इसमें भी क्या रखेंगे? कांस्टेंट। तो इसको यहाँ कांस्टेंट के साथ लिखेंगे तो आपका एक कांस्टेंट बनेगा KH, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। जो हमें बताएगा कि एट इक्विलिब्रियम कितना सॉल्ट हाइड्रोलाइज हुआ है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। और
कोई सोल्ट हाइड्रोलिसिस के बाद वीक एसिड या वीक बेस बना रहा है, तो वहां पे हम निकालेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस डिनोटेड बाय H। जैसे अब सिंपल अगर हम पढ़ते थे आयनाइजेशन तो हम पढ़ते थे अल्फा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सोल्ट की डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H, नंबर ऑफ मोल्स of salt hydrolyzed, number of moles of salt hydrolyzed out of total number of moles। शुरू में हमने जितने नंबर ऑफ मोल्स लिए सोल्ट के, उसमें से कितना सोल्ट हाइड्रोलाइज हुआ है वो होगा उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्योंकि अगर सोल्ट हाइड्रोलिसिस के बाद कोई भी वीक एसिड या वीक बेस बना रहा है तो वो कंप्लीट हाइड्रोलाइज नहीं होगा, वहां पे हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो हमारे पास ये कुछ टर्म्स आ गई सोल्ट की हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब इन्हीं का यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे, अब इन्हें रिलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड pH फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्ट हाइड्रोलिसिस। Calculation of hydrolysis constant, degree of hydrolysis and pH of salt solution। अगर आपके किसी salt solution की pH less than 7 आती है मीन्स आपका acidic solution है, और अगर more than 7 आती है तो basic solution है, 7 आती है तो neutral। तो आप देखिए सबसे पहले जिससे मैं आपको इनके बीच में रिलेशन बता रही हूँ वो केस हम ले रहे हैं salt of weak acid and strong base। इसको कंप्लीट मैं आपको ड्राइव करके बताऊंगी, और जो बाकी रिमेनिंग 2 टाइप्स हैं उनके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूले लर्न कर देंगे। तो आप इसे ध्यान से समझना, इसी की हेल्प से हम जो बाकी 2 बचेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड का केस और जब दोनों वीक हो तो उनके हम फॉर्मूले लिखेंगे डायरेक्ट। अब आप देखिए फर्स्ट इसमें अगर आपके पास जनरल रिएक्शन है, कोई सोल्ट है VA, हाइड्रोलिसिस के बाद वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बनाना, तो आपने रिएक्शन की थी आयनाइजेशन फॉर्म में, सोल्ट कंप्लीटली आयनाइज्ड, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आयनाइज हो जाएगा। एनायनिक हाइड्रोलिसिस हम उसे कहते हैं, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। तो ये जनरल आपको लिख रहे हैं। एक्स्ट्रा आपके कौन से बचेंगे, OH नेगेटिव आयन, तो ये आपकी हाइड्रोलिसिस है, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। अब आप इसमें फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे। देखिए pH, मैं pH के लिए बता रही हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट आप अब इसके लिए एक्सप्रेशन लिखिए pH का। KH के लिए आप लिखेंगे तो आपके पास फॉर्मूला होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। वाटर आपका K के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये आपकी हो गई इक्वेशन 1। अब आप इसमें देखिए वीक एसिड है, ये क्या है, वीक एसिड। आपको पता है वीक एसिड इनकम्प्लीटली आयनाइज होगा, तो सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम रहेगा वीक एसिड का अपने आयंस के साथ। तो उससे आप लिख लीजिए Ka क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। ये आपकी हो गई इक्वेशन 2। अब आपके सॉल्यूशन में वाटर भी है, वाटर भी आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर इनकम्प्लीटली आयनाइज होगा एंड गिव इट्स आयंस। तो आप इसके लिए एक्सप्रेशन लिखिए Kw का, तो वो क्या हो गया Kw कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड OH नेगेटिव आयन, इक्वेशन 3। अब आपको इनको अरेंज करना है। देखिए इक्वेशन
देखिए जब आप इसे कर रहे हैं इस तरह से तो KH आपका देखिए ये फॉर्मूला है मल्टीप्लाइड बाय KA, H प्लस आयन A नेगेटिव आयन HA और डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो आप डिवाइड करेंगे तो ये सारा आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो आप देखिए सब यहां से कैंसिल हो चुका है, ये सब कट जाएगा। आपके पास KH मल्टीप्लाइड KA KW इज इक्वल टू 1, तो यहां से KH इसके इक्वल होगा KW बाय KA। ये आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आ गया फॉर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आपका सोल्ट है, अगर आपका वीक एसिड है तो आपका सिर्फ डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का ही इंट्रोड्यूस होगा, और अब आपको इसको अगर वीक बेस के लिए लिखना हो, अपोजिट अगर लिखना हो तो वो भी रिलेशन आप यहाँ लिख सकते हैं। वहां पे KH होगा KW बाय KB हो जाएगा। और अगर आपके दोनों ही वीक हैं तो आपके पास रिलेशन होगा KH KW KA मल्टीप्लाइड KB। तो तीन ही केस आपको करने हैं। देखो वीक एसिड है, अगर सोल्ट की हाइड्रोलिसिस से वीक एसिड है तो KW बाय K, वीक बेस बन रहा है तो KW बाय KB, और दोनों ही वीक बन रहे हैं वीक एसिड और वीक बेस, तो KW डिवाइडेड बाय KA मल्टीप्लाइड KB। तो ये आपके पास फॉर्मूले हो गए फर्स्ट पार्ट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अब आप सेकंड पार्ट देखिए H, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे H। ये भी बिल्कुल सिंपल है। आपके पास रिएक्शन थी A नेगेटिव प्लस वाटर HA प्लस OH नेगेटिव आयन, आपके पास ये रिएक्शन है। स्टार्टिंग में सोल्ट की कंसंट्रेशन है C, जब आपके ये फॉर्म नहीं हुए। आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ सोल्ट कितने नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोलाइज हो गए CH, इसके भी कितने हो गए CH, और ये आपका कितना बना बचा C माइनस CH। ये आपकी हो गई कंडीशन इक्विलिब्रियम की। अब आप लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर KH, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। सेम उसी तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं जैसे आपको आयनाइजेशन वाले फैक्टर में किया था। KH CH स्क्वायर 1 के कंपैरिजन में H जो है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बहुत ही कम होगी वीक के केस में। तो यहां से आपके पास H आ जाएगा KH बाय C। ये आपका रिलेशन हो जाएगा H का किसके साथ, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के साथ। जैसे आपने वीक एसिड में रिलेशन पढ़ा अल्फा का हाइड्रोलिसिस आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के साथ, बेस में पढ़ा आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस के साथ। इसी तरह से हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का रिलेशन पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के साथ। अब यहाँ पे आपने KH वीक एसिड का केस हम कर रहे हैं। KH क्या था KW बाय K। अगर हम KH की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखते हैं तो आपके पास H आ जाएगा KW KC, स्क्वायर रूट ऑफ KW डिवाइड बाय KC। ये आपके पास H आ जाएगा। समझ आ गया सभी को। और अगर वीक बेस का केस होगा तो यहाँ पे KB आ जाएगा। ये समझ आ गया सभी को अच्छे से। नेक्स्ट इसमें देखिए ये आपके पास केस है वीक एसिड का। अगर आपके पास वीक बेस होगा तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा KW KBC।
बाकी दोनों में इससे रिलेट करके आपको लिखनी है। v कैसे है तो kw डिवाइड बाय kc, स्क्वायर रूट ऑफ kw डिवाइड बाय kc। v बेस है तो k की जगह k भी आ जाएगा और दोनों ही वीक है तो कंसंट्रेशन नहीं आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ kw डिवाइड बाय ka मल्टीप्लाइड kb। अब थर्ड आपका पार्ट रहेगा pH। pH आप देखिए कैसे सोल्व करेंगे थर्ड पार्ट। इस टाइप में आप pH देखिए कैसे सोल्व करेंगे pH। pH क्या होता है, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H प्लस आयन। अब ये वाला केस हमने कंसीडर किया है जिसमें आपके पास एनायनिक हाइड्रोलिसिस में OH नेगेटिव आयन है। तो आपको पता है OH नेगेटिव आयन यहाँ पे किसके इक्वल है, CH। तो यहाँ से अगर आपको H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालनी है तो फॉर्मूला है kW डिवाइड बाय CH। अब H के लिए आपने क्या फॉर्मूला किया था, H हमने पढ़ा है kW डिवाइड बाय KAC, ये पढ़ा। अब H की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब आप देखिए H प्लस आयन कंसंट्रेशन किसके इक्वल होगी, kW डिवाइड बाय C। H की वैल्यू देखो, H यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, हम H की वैल्यू रखेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा फॉर्मूला। समझ आ गया सभी को। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या आएगी स्टूडेंट्स, kW Ka डिवाइड बाय C। समझ आ गया सभी, ठीक है। देखो यहाँ पे रूट सी से कट जाएगा, नीचे रह जाएगा रूट सी, kW यहाँ पे kW है तो यहाँ ऊपर रह जाएगा रूट kW, तो इस तरह से आएगा। अब आप इस H प्लस आयन कंसंट्रेशन को pH वाले फॉर्मूले में रखिए और अब आप देखिए क्या बनेगा फॉर्मूला, pH नेगेटिव लोगरिथम ऑफ kW KAC 1/2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब आपके पास लोगरिथम mn का फॉर्मूला बन गया, m ये पावर n आगे आ जाएगी पावर माइनस हाफ लोगरिथम kW Ka डिवाइड बाय C हाफ। अब इसको सोल्व कीजिए, m मल्टीप्लाइड n लोगरिथम kW प्लस लोगरिथम Ka m डिवाइडेड n माइनस लोगरिथम C। ठीक है स्टूडेंट्स। अब माइनस साइन आप सभी टर्म्स के साथ लीजिए, माइनस लोगरिथम kW माइनस लोगरिथम Ka प्लस हो जाएगा ये लोगरिथम C माइनस लोगरिथम ऑफ kW pkw माइनस लोगरिथम ऑफ Ka pKa और यहाँ पर क्या होगा माइनस लोगरिथम C। pKw वैल्यू कितनी होती है बेटा, देखो kW कितना होता है 10 की पावर माइनस 14। अगर हम पावर ऑफ kW निकालेंगे नेगेटिव लोगरिथम ऑफ 10 की पावर माइनस 14, पावर आगे आ जाएगी प्लस 14 2 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा, तो इसको हम 7 भी लिख सकते हैं, प्लस हाफ Ka प्लस होगा बेटा यहाँ पे प्लस। ठीक है, देखिए नेगेटिव लोगरिथम ऑफ kW pkw माइनस लोगरिथम kc pka प्लस लोगरिथम c एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब आपके पास यहाँ से क्या आएगा c, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया pH। ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है pH के लिए। अगर आपको वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस के बाद, तो आपका फॉर्मूला रहेगा ये pH निकालने के लिए हाफ pKw प्लस pKa प्लस लोगरिथम c, सभी फैक्टर्स पॉजिटिव हैं। और इसको अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो ये 14 है, 7 भी लिख सकते हो आप। हाफ को इस टर्म के साथ लिखेंगे तो हाफ पावर ऑफ Ka प्लस लोगरिथम
यहाँ पे होगा पावर ऑफ Kb और माइनस लॉगरिथम C हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप उन दोनों के लिए डायरेक्ट फॉर्मूले देखिए क्या रखने हैं आपको। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आपके पास पीएच क्या होगी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसको हम कैसे चेंज करेंगे देखो, इसमें फॉर्मूला होगा हाफ pKw माइनस pKb माइनस लॉगरिथम C और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 7 माइनस हाफ B प्लस लॉगरिथम C। तो आप ये फॉर्मूले ध्यान रखिए, बिल्कुल डायरेक्ट न्यूमेरिकल होता है, आपको सारी वैल्यूज दी होती हैं, आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न करने। अगर आपके पास वीक एसिड है तो हम लगाएंगे pKa प्लस लॉगरिथम C, ठीक है। और अगर आपके पास वीक बेस है तब आप फॉर्मूला लगाएंगे पावर ऑफ Kb प्लस लॉगरिथम C। यहाँ पे ध्यान रखना नेगेटिव है और यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आपके पास दोनों ही वीक है, वीक एसिड और वीक बेस, तब आप देखिए क्या फॉर्मूला होगा, वीक एसिड एंड वीक बेस। अगर आपके पास दोनों ही वीक होंगे तो आपके पास फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए, तब वहां पे आपके पास होगा हाफ प्लस K माइनस pKb और एक और फॉर्मूला जो आपने लिखना है 7 प्लस माइनस B, ये तो ये आपको ध्यान रखना। वीक एसिड है तो आपको इस फॉर्मूले से पीएच निकालनी है। अगर सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस से, ठीक है, ऐसा सॉल्ट है जो वीक बेस बना रहा है तो आपको फॉर्मूला ये लगाना है, और दोनों ही वीक केस हैं तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो ये आपके टॉपिक हो गया सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, जिसमें हमने कैलकुलेशन की KH, H और pH ऑफ सॉल्ट। अब इनको इकट्ठे अगर हम लिखते हैं टेबल फॉर्म में तो आप देखिए आपको सिंपल हो जाएगा लर्न करना। अब आप देखिए अगर हम तीनों केस के लिए, ठीक है, हम फॉर्मूले लिखें। फर्स्ट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट देखिए KH, अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो KH है KW/K। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो KW/KB। जो वीक केस है वही आपका एग्जांपल में रहेगा, ठीक है, वही फॉर्मूले में रहेगा। दोनों वीक है तो KW/Ka मल्टीप्लाई KB। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट H, अब आप देखिए वीक एसिड है तो K स्क्वायर रूट ऑफ KW डिवाइड बाय KHC। वीक बेस है तो Ka की जगह Kb आ जाएगा, और वीक एसिड और वीक बेस है तो कंसंट्रेशन नहीं है, सिर्फ आपके डिसोसिएशन कांस्टेंट है Ka एंड Kb। अब बात आती है pH। अगर आपके पास pH कैलकुलेट करनी है, आपके पास वीक एसिड का केस है तो आप फॉर्मूले में क्या रखेंगे pKa, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला ये रहेगा हाफ pKw प्लस pKa प्लस लॉगरिथम C। अब आप इसको सोल्व करते हैं अगर, ठीक है, 10⁻⁻14 से तो आपके पास 7 बाहर रह जाएगा प्लस हाफ pKa प्लस लॉगरिथम C। सिमिलरली यहाँ पर भी आएगा आपका हाफ और यहाँ पे भी हाफ, तो 7 माइनस हाफ pKb माइनस अगर रहेंगे तो टर्म पॉजिटिव हो जाएगी लॉगरिथम C, और दोनों ही वीक है तो आपका कंसंट्रेशन नहीं होगी, यहाँ पर आपका रहेगा 7 प्लस हाफ पावर ऑफ Ka माइनस पावर ऑफ Kb। तो these are the formulae for all these three cases, salt hydrolysis में salt of weak acid, salt of strong acid and weak base, या salt of weak acid and weak base। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं, आपको सभी टर्म्स दी होती हैं, बस आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए अच्छे से। अब आप एक क्वेश्चन देखिए बेस्ड ऑन दिस टॉपिक कि आपको कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH, degree of hydrolysis H and pH of KCl solution। कंसंट्रेशन आपको गिवन है
इस सॉल्यूशन में जिसमें आपका ये इक्विलिब्रियम है, आप बाहर से कोई दूसरा एसिड या बेस डाल दें जिसमें कंडीशन है कि इन दोनों में से कोई एक आयन होना चाहिए, या तो आप डाल दो कोई अनदर एसिड AC या फिर कोई एक अनदर कंपाउंड जिसके पास आपके पास या BD कोई एक आयन होना चाहिए। जैसे अगर आप इसके साथ इस सॉल्यूशन में AC डालते हो जो कि स्ट्रॉन्ग होगा, ये क्या होगा स्ट्रॉन्ग, तो वो कंप्लीट आयनाइज होगा एंड ये A+ आयन एंड C नेगेटिव आयन। अब आप इस इक्विलिब्रियम में अगर आप बाहर से कोई दूसरा कंपाउंड डालोगे जिसमें कोई एक आयन कॉमन हो, जैसे यहाँ पे कॉमन आयन कौन है A+, तो इस कंपाउंड के डालने से कंसंट्रेशन जो होगी, कंसंट्रेशन ऑफ A+ आयन इंक्रीजेस, कंसंट्रेशन A+ आयन की बढ़ जाएगी। अगर प्रोडक्ट के आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो हम इसमें देखिए लगाएंगे अकॉर्डिंग टू, देखिए ली चैटलियर प्रिंसिपल। आपने क्या पढ़ा है, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट में A+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, एज कंसंट्रेशन ऑफ A+ आयन इंक्रीजेस, so equilibrium shift in backward direction। इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब आप ये देखिए पहली की ये जो सॉल्ट है, ये जो एसिड या बेस है, वीक है, कम आयन दे रहा है सॉल्यूशन में, और आप अगर कॉमन आयन डाल देंगे बाहर से कोई अदर कंपाउंड डाल के, तो उस कॉमन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने से इसकी डिसोसिएशन और कम हो गई। देखो ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो गई, तो ये बनना शुरू हो गया एज कंपेयर टू रुकना, तो इसकी डिसोसिएशन और ज्यादा डिक्रीज हो गई। तो इसकी डिसोसिएशन को आपने डिक्रीज कर दिया बाय एडिंग कॉमन आयन। आपने बाहर से कोई कॉमन आयन डाला और इसकी डिसोसिएशन को डिक्रीज कर दिया, पहले ही कम डिसोसिएट हो रहा था और इसकी डिसोसिएशन को और सप्रेस कर दिया। दैट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की, किसी वीक एसिड या वीक बेस की डिसोसिएशन को और कम कर देना बाय एडिंग सम कॉमन आयन इनटू द सॉल्यूशन, बाय एडिंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इनटू द सॉल्यूशन हैविंग कॉमन आयन, दैट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। समझ आया सभी को बेटा कि इन अ सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, आइदर वीक एसिड और वीक बेस, if a strong electrolyte is added which having common ion, then according to the Le Chatelier principle, as concentration of ion increases, equilibrium shift in backward direction, so dissociation of weak electrolyte is further decreased, further suppressed, that is known as common ion effect। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, वीक एसिड है, इनकम्प्लीटली आयनाइज होगा एंड गिव एसिटेट आयन और H+ आयन। आप इसके सॉल्यूशन में बाहर से कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस जिसमें इन दोनों में से कोई एक आयन कॉमन होना चाहिए। देखिए अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट COON में डाल दें तो वो स्ट्रॉन्ग है तो कंप्लीट आयनाइज होगा। अब आप देखिए अगर आप इसे डाल रहे हैं बाहर से तो ये आयन कॉमन हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ये रिएक्शन, इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे ध्यान दीजिए, ये रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी, बैकवर्ड। एज कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इंक्रीजेस बाय एडिंग सोडियम एसिटेट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो उससे क्या होगा,
इलेक्ट्रोलाइट किसी भी वीक एसिड या बेस की डिसोसिएशन को और कम कर देना by adding a strong electrolyte into it, that is known as common ion effect। कि अगर हम उसे टूटने नहीं देना, उसको हमें टूटने नहीं देना तो उसकी डिसोसिएशन को और डिक्रीज कर देंगे, तो दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। जैसे इसके लिए एक क्वेश्चन देखिए, एप्लीकेशन पार्ट में क्वेश्चन है, is easily precipitate out, easily precipitated out by adding common salt into it। Give reason। सॉल्ट को हम आसानी से प्रेसिपिटेट आउट कर लेते हैं बाय एडिंग कॉमन सॉल्ट इनटू इट। इसका रीजन देना आपको। अब आप देखिए सोप क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, ठीक है, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड आर इज अ लॉन्ग चेन पार्ट। देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम बिटवीन RCONA, ठीक है, RCO नेगेटिव प्लस Na प्लस। अब अगर इस रिएक्शन में आप NaCl डाल दें तो NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीट डिसोशिएट होगा आयंस में। तो आप देखिए Na+ कॉमन आयन हो गया, इसकी अमाउंट सॉल्यूशन में बढ़ गई, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो आप इस रिएक्शन में देखिए इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड। तो इसकी डिसोसिएशन और डिक्रीज होगी, सोप जो है वो बनना शुरू हो गई, सोप प्रेसिपिटेट इजीली हो जाएगी, सोप प्रेसिपिटेट आउट इजीली, ये बनना शुरू हो जाएगी सोप एज कंपेयर टू डिसोसिएशन। तो बाय एडिंग NaCl हम क्या कर रहे हैं, Na+ की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। Na+ की कंसंट्रेशन बढ़ाने से जो आपकी रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन, वो बैकवर्ड में शिफ्ट होगी, जिससे सोप इजीली प्रेसिपिटेट आउट होगी। तो इसका रीजन बेटा ये है कि सोप जो है वो इजीली प्रेसिपिटेट कर सकते हैं बाय एडिंग HCl NaCl, बिकॉज उससे क्या होगा, NaCl जो होगा वो कॉमन आयन प्रोवाइड करेगा और कॉमन आयन से आपका जो सोप है वो इजीली प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, ये सभी को करने हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं वो इस यूनिट के करेंगे। तब तक आप जितने भी न्यूमेरिकल्स आपकी एनसीईआरटी में बेस्ड ऑन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और जो एप्लीकेशन पार्ट है इसका कॉमन आयन इफेक्ट का, उसे आप बुक की हेल्प से रिवाइज कीजिए। थैंक यू।